हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है सिंचाई के साधन। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण सिंचाई के साधन, कक्षा 7, दिनांक। आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। छात्राओं की सामाजिक अध्ययन में रुचि विकसित करना, छात्राओं की तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्राओं की सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्राओं की भूगोल में रुचि विकसित करना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राएं सिंचाई के साधनों के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं सिंचाई के साधनों के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं सिंचाई के साधनों का चित्र बना सकेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वे सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे शामपट, चौक, चार्ट, डस्टर, संकेतक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है सिंचाई के साधन, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं सिंचाई के साधनों के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 होते हैं और इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। इसके लिए हम एक टेबल बनानी होती है, जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। हमारा पहला प्रश्न है, गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? बच्चे आंसर करेंगे खेती या कृषि। कृषि का कार्य कौन करता है? तो बच्चे आंसर करेंगे किसान। किसानों को कृषि के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? बच्चे आंसर करेंगे खाद, बीज, पानी, सिंचाई आदि। किसान किन साधनों द्वारा खेतों की सिंचाई करता है? तो बच्चे आंसर करेंगे नलकूप या कुओं आदि के द्वारा। सिंचाई के साधनों से आप और क्या समझते हैं? तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन और बच्चों को बताते हैं, छात्राओं, आज हम सिंचाई के साधनों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम शिक्षण बिंदु बनाते हैं और उसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है, जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है सिंचाई के साधन, कुआं। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, यह आप क्या देख रहे हैं? कुएं का चित्र दिखाते हुए। तो बच्चे आंसर करेंगे कुआं। कुएं से सिंचाई किस प्रकार की जाती है? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। और हमने यहाँ पर एक चित्र का भी उपयोग किया है बच्चों को दिखाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं कुएं के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, कुएं द्वारा सिंचाई। देश की कुल सिंचित भूमि के 61.58% भाग की सिंचाई कुओं द्वारा की जाती है। वर्तमान में ये भारत में सिंचाई के सर्वप्रमुख साधन है। कुओं द्वारा सिंचाई से मृदा के लवणीय होने का खतरा नहीं रहता। आवश्यकता अनुसार जल के उपयोग के कारण ही नहरों की अपेक्षा इससे जल की बर्बादी कम होती है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने बच्चों को ये शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और अपनी शिक्षण बिंदु से संबंधित चित्र बच्चों को चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे। उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे, जैसे कि यहाँ पर चिपकाया हुआ है कुएं द्वारा सिंचाई। यहाँ पर हमने बच्चों से
बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। और अंत में हम बच्चों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, कुओं द्वारा सिंचाई करने से मृदा को किससे बचाया जा सकता है। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है नहर से या नहर द्वारा सिंचाई। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन कौन सा है? तो बच्चे आंसर करेंगे कुआं। नहर सिंचाई के विषय में आप क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं नहर सिंचाई के साधनों के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, नहर सिंचाई यह भारत में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है, जिसके द्वारा 24.54% भूभाग पर सिंचाई होती है। नहरों द्वारा सिंचाई उत्तरी भारत में अधिक होती है। नहरों द्वारा पूरे वर्ष सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता बनी रहती है। नहरें नदियों द्वारा पर्वतों से लाई गई उपजाऊ मिट्टी और अन्य पोषक तत्वों की वाहक होती हैं, जो इसे खेतों तक पहुंचाती है। छात्रा क्रिया, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यहाँ पर बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, नहरों का सिंचाई के लिए क्या महत्व है। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है सिंचाई के अन्य साधन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, नहरों द्वारा भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर सिंचाई की जाती है। बच्चे आंसर करेंगे 24.54%। सिंचाई के अन्य साधनों के विषय में आप क्या समझते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखते हैं छात्राएं सिंचाई के अन्य साधनों के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, तालाबों द्वारा सिंचाई। मध्य और दक्षिण भारत में जहां प्राय कुएं खोदने या नहरें निकालना बहुत कठिन होता है, वहां तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। कुल सिंचित भाग का लगभग 6% भाग तालाबों द्वारा सिंचा जाता है। झीलों द्वारा सिंचाई, प्रकृति में कई बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं। अनेक झीलें हैं, जिनमें से डल झील, नैनीताल की नैनी झील आदि सिंचाई के लिए उपयोगी मानी जाती है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यह शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, तालाबों को सिंचाई के लिए किन क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाता है। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही गलत या मिलान कीजिए हो सकते हैं। हमारा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सिंचाई के साधनों के नाम बताइए। देश के कुल सिंचित भाग का कितना प्रतिशत भाग कुएं से सींचा जाता है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण सिंचाई के साधन, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। सिंचाई के साधन, कुआं, भारत की 61.58% भाग कुएं से सींचा जाता है। नहर, नहर द्वारा 24.54% भाग की सिंचाई की जाती है। तालाबों द्वारा सिंचाई और झीलों द्वारा सिंचाई। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। सिंचाई के साधनों के महत्व लिखिए तथा उनके चित्र बनाइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।